हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्षा। आई एम तुषार। आज हम क्लास 12 की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। उस चैप्टर में हमारे पहले जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, पहले चैप्टर हमारे फोर्थ था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, पर अब ये सिलेबस चेंज होने के लिए हमारा थर्ड चैप्टर हो गया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन और हमारा दूसरा टॉपिक है एशियन। इस वीडियो में हम ये दो ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम यूरोपियन यूनियन से स्टार्ट करते हैं। ओके, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 एडेड बाय द कोल्ड वॉर। मतलब जो यूरोप का इंटीग्रेशन था 1945 के बाद, उसको हेल्प की गई थी कोल्ड वॉर के बाद। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी अंडर द मार्शल प्लान। अमेरिका ने, मतलब जो यूएसए था, उसने हेल्प की थी यूरोपियन कंट्रीज की, जो वेस्ट यूरोप था ना, उसकी हेल्प की थी रिवाइव होने और अर्थव्यवस्था को उठाने में, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर कर। ठीक है, उस मार्शल प्लान के अंदर। ठीक है, मार्शल प्लान था एक, उसके अंदर उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प की थी उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। एंड ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो अंडर द मार्शल प्लान। और उन्हें एक अमेरिका ने एक नया सिक्योरिटी कलेक्टिव सिस्टम बनाया था नाटो के अंदर। ठीक है, नाटो मार्शल प्लान के अंदर, कि मतलब जो अमेरिका ना जिन भी देशों को फाइनेंशियली हेल्प करेगा, पॉलिटिकल और फाइनेंशियली हेल्प करेगा, वे देश अमेरिका के साथ आकर, अमेरिका जो एक मिलिट्री अलायंस नाटो, उसके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और मिलिट्री अलायंस उनको एक फायदा था, क्योंकि जो नाटो था ना, उनको प्रोमिस देता था प्रोटेक्शन का, फाइनेंशियल एड का। ठीक है, मार्शल प्लान, the Organization of European Economic Cooperation, जो ऑर्गेनाइजेशन थी OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो established in 1948 to channel aid to the West European states। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 1948 में बनाई गई थी, जो वेस्ट यूरोप है उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिकली। इट बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये बाद में एक फोरम बन गई, जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, कोऑपरेट करती थी ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज में। ठीक है, द काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है ना, वो 1949 में बनाई गई थी। मतलब जो काउंसिल ऑफ यूरोप है वो 1949 में बनाई गई थी। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992। मतलब जो कोलैप्स था ना सोवियत यूनियन का, मतलब सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जो यूरोपियन यूनियन था, वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे आ गया, बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। और 1992 में, ठीक है, यूरोपियन EU की स्थापना हो गई, यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। ठीक है, 1992 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ था, या काउंसिल ऑफ यूरोप कब बनी थी। ठीक है, it has common foreign and security policy and creation of a single currency। ठीक है, EU के पास एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी भी थी। यूरोपियन कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, वे कोऑपरेट करते थे एक दूसरे को जस्टिस और होम अफेयर्स में। ठीक है, और उन्होंने खुद की सिंगल करेंसी की क्रिएशन भी की थी, यूरो। ठीक है, करेंसी। The EU has started to act more as nation state। जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसने स्टार्ट कर दिया था एक्ट करना, एक नेशन स्टेट के उससे एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर EU फेल, और जो यूरोपियन यूनियन ने अपने लिए एक संविधान बनाया था पूरे यूरोप के लिए, EU के लिए। ठीक है, वो जो संविधान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो फेल हो गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक ही नहीं है कि वहाँ पे एक ही कल्चर के लोग रहते हैं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रूल है, इसलिए वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया था। पर वहाँ पर ठीक है, फेल हो गया था, पर उनके पास इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। लेकिन उनके पास उनका खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है
और क्या बोलते हैं उसको, करेंसी, उनकी खुद की करेंसी यूरो, ठीक है। मतलब यूरो है ना, पूरे यूरोप में कहीं भी चल सकता है, यूरो एक करेंसी है यूरोप की, ठीक है। The EU has political, economic and diplomatic and military influence। जो यूरोपियन यूनियन था ना, उसके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस था, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन, जो यूरोपियन यूनियन था ना, जो यूरोपियन ईयू था, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी था, जिसका जीडीपी $12 ट्रिलियन था 2005 में, ठीक है। एंड यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। और एक समय ऐसा था कि जो यूरो था ना, वो जो यूएस डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है, उसके लिए खतरा पैदा करता जा रहा था, फिर बहुत बड़ा खतरा पैदा करता जा रहा था कि जो यूरो है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो कभी वो डॉलर को टेक ओवर ना कर ले और यूरो हर जगह ना चले गए। मैं जैसे आप जानते हैं, अब हर जगह जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वहाँ पे डॉलर ही ज्यादा चलता है, यूरो चलता है वैसे, पर सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है ना दूसरे देशों के साथ, मतलब किसी भी देश के साथ ट्रेड करेंगे हम, तो वहाँ पे हम डॉलर दे सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, EU हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन यूनियन था ना, उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी था। 2 मेंबर्स ऑफ EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जो यूरोप था, इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यूरोप था, उसके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोप के 2 परमानेंट मेंबर थे। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतनी बड़ी काउंसिल है, उसमें यूरोप के 2 परमानेंट मेंबर थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल भी होगा, उनके पास वीटो पावर भी थी। परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे, तो उनके पास वीटो पावर भी होगी। वीटो पावर के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। मिलिट्री, अब EU मिलिट्री के बेस पर कैसा था, अब उसके बारे में पढ़ते हैं हम। EU कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्स थी ना, कंबाइंड करके वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी या मिलिट्री कह सकते हैं आप, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री थी, कंबाइंड करते यूरोपियन यूनियन के, अमेरिका के बाद, ठीक है। स्पेंडिंग ऑफ डिफेंस इज द सेकंड आफ्टर द यूएस। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करता है अमेरिका के बाद, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना खर्च करता है, और उसके अमेरिका के बाद यूरोप है, पूरा यूरोपियन यूनियन है जो डिफेंस में खर्च करता है पूरे। Britain and France have nuclear arsenals approximately 550 nuclear warheads। जो ब्रिटेन एंड फ्रांस है ना, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर arsenals इतने ज्यादा है कि वो अप्रोक्सीमेटली उनके 555 न्यूक्लियर arsenals और वॉरहेड्स हैं उनके पास, हथियारों का बहुत बड़ा, जिसको बोला था समूह, उनके पास बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। और द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और जो यूरोपियन यूनियन का वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की सेकंड। तो आप सोच सकते हो कितने डेवलप होंगे यूरोपियन यूनियन वाले। दी सर्कल स्टैंड फॉर, अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में। आप ये देख रहे होंगे, ये स्टार्स, ये 12 स्टार्स हैं। जो ये सर्कल है ना, ये स्टार्स का जो सर्कल है, स्टैंड करता है फॉर सोलिडरिटी एंड हार्मनी बिटवीन दी पीपल ऑफ यूरोप। मतलब जो 12 स्टार का सर्कल बना हुआ है, लोगों के, ये स्टैंड है, ये लोगों के लिए जो सोलिडरिटी दिखाता है, वहाँ के लोगों के बीच में सोलिडरिटी और हार्मनी को डिस्क्राइब करता है यूरोप की लोगों के बीच में। 12 stars the number of perfection on completeness and unity। जो 12 stars है ना, वो शो करते हैं यूनिटी, कंप्लीटनेस, ठीक है, को शो करते हैं, और परफेक्शन को, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि
कई बार आपका आ सकता है न्यूज में कार्टून टाइप में क्वेश्चन कि इसको डिस्क्राइब करो, 3 नंबर में भी आ सकता है ये। अब हमारा अगला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका एशियान का फर्स्ट पॉइंट है एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड कोलोनिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। मतलब हम सभी जानते हैं कि एशिया में एशिया ने लगातार ही कोलोनिज्म को झेला है, मतलब दूसरे कंट्रीज का जो गुलाम बन के रहा है एशिया शुरू से ही। ठीक है, कई लोगों ने उन पर, कई देशों ने उन पर राज किया, जैसे यूरोपियंस ने भी किया है, जापानीज ने भी किया है। ठीक है, पुर्तगालों ने तो इंडिया पे किया ही है, यूरोप, ब्रिटेन, इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड ने भी, ब्रिटेन ने भी इंडिया पर राज किया है। ठीक है, एशियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, IMPTS। जो एशियान है ना, मतलब जो एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था 5 कंट्रीज के द्वारा जो इसी रीजन, एशियन के रीजन में आती है। ठीक है, उन कंट्रीज के नाम हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। आपको ऐसे नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर आप इसको शॉर्टेज से भी कर सकते हो। जैसे IMPTS, आई का मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, M का मलेशिया, P का फिलीपींस, T का थाईलैंड, S का सिंगापुर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, साइनिंग बाय द साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। और जो एशियान है 1967 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, बैंकॉक संधि हुई थी, उसको साइन करने के बाद एशियान स्टैब्लिश हुआ था 1967 में। मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन सी संधि हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, या आप ये भी पूछ सकते हैं बैंकॉक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के समय क्या स्थापित हुआ था, एशियान, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एशियान की, मतलब एशियान है जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उसका पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना एशियान का, वो है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, और सोशल प्रोग्रेस करना और कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना, और जो उनका कल्चर है उसका विकास करना, अपने कल्चर को बढ़ाना एशियन का। ठीक है, और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है एशियन का, वो है प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। एशियन का जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो एशियन पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहता है, पीस एंड स्टेबिलिटी को। ठीक है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। एशियन कंट्रीज हैज सेलिब्रेटेड हैज बिकम नोन एज एशियन वे। जो एशियन कंट्रीज है ना, वो एशियन सेलिब्रेट करती है एशियन वे को। ठीक है, अब एशियन वे है क्या, तो इसकी ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज एशियन वे। ठीक है, एशियन वे a form of instruction that informal and non confrontationist and cooperative। मतलब a form of instruction that informal, जो informal हो, non confrontationist and cooperative हो। ठीक है, उसको एशियन वे कहा जाता है। ठीक है, एशियन वे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो एशियन का लोगो है, अब उसका कार्टून, एशियन का कार्टून एक लोगो भी है, साइन है। अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपको ना कार्टून जो बुक्स में कार्टून दिए रहते हैं आपको वो देखने चाहिए, क्योंकि वे कई बार क्वेश्चन उसमें 3 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन में आ जाते हैं। एशियन लोगो, एक एशियन लोगो है, जैसे ये एक सर्कल के बीच में ये पैडी राइस है। ठीक है, मतलब चावल की जो चावलों को काट के जो गठड़ी नहीं बांध देते, जैसे हाँ पराल की तरह वो बांध देते हैं, उनको पैडी राइस की वो क्या बोलते हैं, स्टोक्स। ठीक है, the Asian logo, the 10 stalks of paddy rice represent the 10 Southeast Asian countries bound together। मतलब जो एशियन कंट्रीज का एशियन का जो लोगो है 10 पैडी राइस का, वो शो करता है जो 10 साउथ ईस्ट, जो एशियन की 10 कंट्रीज हैं,
ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक साथ जुड़ता हुआ दिखाता है, बाउंड दिखाता है एक साथ एक दूसरे के, और इन टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सोल्जरिटी, ठीक है, बाउंड दिखाता है फ्रेंडशिप में और सोल्जरिटी में। दिस सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ एशियन, और जो ये सर्कल है ना, ये सर्कल एशियन की यूनिटी को सिंबलाइज करता है, ठीक है। अब हमारे लोगों वाला खत्म हो चुका है। अब एशियन के कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे, एशियन कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे। अब उन पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पिलर था हमारा एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। एशियन की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो क्या थी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी। हमारा क्वेश्चन है एक नंबर में ये भी आ सकता है कि दो एशियन के 3 पिलर्स के नाम लिखो, 2 पिलर्स के नाम लिखो। एक नंबर में तो हम खाली पिलर्स के नाम लिख के सोच रहे, तो 2 नंबर में है ना कि एशियन के 2 पिलर्स, व्हाट इज मतलब एशियन के 2 पिलर कौन से थे, तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी लिख के उनके 2 पॉइंट लिख दिए, 2 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एशियन की कम्युनिटी के 3 पिलर्स बताओ, ठीक है। एशियन, अब हमारा स्टार्ट करते हैं हम एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी का फर्स्ट पिलर। बाय 2003 एशियन हैड सर्वल एग्रीमेंट इन प्लेस बाय व्हिच मेंबर स्टेट प्रोमिस टू अपहोल्ड। 2003 के बाद एशियन हैड सर्वल एग्रीमेंट इन प्लेस बाय व्हिच द मेंबर स्टेट प्रोमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी एंड कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस एंड सोवरेन राइट। मतलब 2003 के बाद एशियन ने कुछ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे कुछ बदले मेंबर स्टेट के साथ, कोई बदले में कि वे प्रॉमिस करेंगे कि वे शांति, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, मतलब शांति बनाए रखेंगे, न्यूट्रलिटी बनाए रखेंगे और उनको सहयोग करेंगे और इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उनके मामलों में किसी भी, ठीक है, उनके मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे उनके नेशनल डिफरेंसेस की, और सोवरेन जो उनके सोवरेन राइट है उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा वाला बेटा ARF, एशियन रीजनल फोरम, एस्टैब्लिश्ड 1994। जो ARF है, एशियन रीजनल फोरम, एशियन रीजनल फोरम एक फोरम है जो 1994 को एस्टैब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि एशियन रीजनल फोरम कब एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। अब हम एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। एशियन रीजन एज अ होल इज मच स्मॉलर इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जो एशियन का जो होल रीजन है ना, वो बहुत मच स्मॉलर इकोनॉमी है compared to the US and the EU and Japan. Its economy is growing much faster than all of these, ठीक है। मतलब जो एशिया का जो रीजन है ना एज अ होल, वो बहुत ज्यादा मच स्मॉलर इकोनॉमी है कंपेयर करने में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ। बट आने वाले समय में जो एशिया है वो बहुत ज्यादा मच फास्टर इकोनॉमी, बहुत ज्यादा तेज ग्रोइंग करने वाली इकोनॉमी होगी इन तीनों से, ठीक है, फास्टर देन ऑल ऑफ दीज ग्रोइंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब अब इकोनॉमिक जो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पहला ऑब्जेक्टिव क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद द एशियन स्टेट्स एंड एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। मतलब एशियन स्टेट्स है ना, उनका एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उनको एक क्रिएट करना है, मतलब एक कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करना है एशियन के लिए, ठीक है, एशियन के अंदर ही एशियन स्टेट्स के, और मदद करनी है सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में रीजन की, ठीक है। मतलब पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करनी है कॉमन मार्केट क्रिएट करनी है, ठीक है, और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करना है एशियन के अंदर ही, कहीं और नहीं, एशिया के अंदर ही कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस तैयार करना है और एशियन स्टेट्स में, और मदद करनी है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है रीजन में, ठीक है। एशियन हैड फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्री FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस। जो एशियन है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो फोकस कर रहा है क्रिएट करने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। जैसे चाइना ने एफटीए को बहुत पहले ही वो ओपन कर दिया था, ओपन डोर पॉलिसी लाके एफटीए चला दिया था इंडिया ने, ठीक है। वो चाइना ने, सॉरी इंडिया नहीं, चाइना ने एफटीए लाया था, जिसके कारण उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए कि कोई भी आओ इन्वेस्ट करो हमारे पास, आपको हम फ्री ट्रेड एरिया, एक ऐसा एरिया बना के देंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा, जहाँ पे आपको सारी चीज अवेलेबल होगी, लेबर से लेके सर्विसेज तक, ठीक है। एशियन, हमारा अगला टॉपिक है एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है एशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एशियन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के उस पर, ठीक है। द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एशियन स्पेशली इट्स इकोनॉमिक रेलेवेंस एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना एशियन की, स्पेशली उसका इकोनॉमिक रेलेवेंस है, मतलब जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना एशियन की, मतलब एशियन जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो उसका इकोनॉमिक रेलेवेंस, जो उसका आर्थिक रेलेवेंस है, और जो उसकी ट्रेडिंग, मतलब जो व्यापार ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसके कारण ही वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पार्टनर, ट्रेडिंग एंड पार्टनर टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज, ग्रोइंग करने के लिए एशिया की इकोनॉमी, जैसे चाइना एंड इंडिया, ठीक है। चाइना एंड इंडिया बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं एशिया की, ठीक है। क्योंकि जो चाइना है वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। तो इंडिया और चाइना बहुत बड़ी हग मार्केट है दूसरे देशों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, चाइना और इंडिया, ठीक है। वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए पैसा कमाने के लिए, ठीक है। इंडिया साइंड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द एशियन मेंबर्स सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इंडिया ने साइन कर लिया था एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद दो एशियन मेंबर के साथ, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। और वो कोशिश कर रहा था साइन करने की FTA एशियन के साथ खुद ही इटसेल्फ, कि इंडिया कोशिश कर रहा था कि वो एशियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, कि मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है, मतलब एशिया के अंदर अगर कहीं भी आप अपना सामान बेचोगे या खरीदोगे ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब आपको फ्री में ट्रेड करोगे, मतलब जितनी आपकी सामान की वैल्यू है ना, बस आपको वही वैल्यू पेड करनी है, कोई आप एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो FTA वो एशिया के साथ साइन करना चाहता था इंडिया, ठीक है। हमारा यूरोपियन यूनियन और एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो इसके बुक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो चैप्टर 1 और 2 है उनका वे भी मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप उनको वहाँ पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। मैं उनका आपके पास डिस्क्रिप्शन में है ना, उनका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।